जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्विक रिवीजन वीडियो में। नर्मदा नदी के पार्ट 1 को आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने नर्मदा रिवर की काफी बड़े हिस्से को फटाक से क्विक रिवाइज कर लिया था। मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपके रिवीजन पर्पस को ध्यान में रखकर है। कई बार क्या होता है, हमारा रिवीजन करने का मन नहीं करता, किताबें खोलने का मन नहीं करता। सर वो तो कभी नहीं मन करता किताबें खोलने का, लेकिन फिर भी जब आपको रिवीजन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्विक रिवीजन वीडियो पे के प्लेलिस्ट को ओपन करिए। और इस क्विक रिवीजन वीडियो पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश एमपीजीके के सारे वो वीडियो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसकी 5-5, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियो हो मिल जाए, जिसको 2x में लगाकर आप सुन लें एग्जाम के पहले, तो आपका शानदार ढंग से रिवीजन हो जाए। चलिए पार्ट 2 को कवर करना शुरू करते हैं। नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ किताबें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बताइए नर्मदा समग्र किताब को किसने लिखा। उसके पहले एक पॉइंट ध्यान सुन लीजिए। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमृतलाल बेगड़, और अमृतलाल बेगड़ वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने नर्मदा नदी की पहली पेंटिंग बनाई थी। आप लोगों ने नर्मदा नदी को देखा होगा कि मगरमच्छ पे सवार होती हैं, ठीक है, पीछे पहाड़ी एरिया दिखाया जाता है। तो वो जो चित्र है ना, पहला चित्र, वो अमृतलाल बेगड़ के द्वारा ही बनाया गया था। और मुझे बताइए कि किसी भी माँ का चित्र उसका बेटा ही बना सकता है कि नहीं बना सकता? बिल्कुल यही कारण है कि चूंकि अमृतलाल बेगड़ ने अपना जीवन का काफी हिस्सा मानवता की सेवा में दिया है, मानवता की पहली पेंटिंग बनाई है, यही कारण है कि अमृतलाल बेगड़ जी को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। ये साहित्यकार भी थे, साथ ही साथ चित्रकार भी थे। अब इनकी बहुत सारी, अच्छा, इनका संबंध जबलपुर से, इनका जन्म 3 अक्टूबर 1928 को हुआ था। आपको तारीख याद नहीं करना, बस ये ध्यान रखिए जबलपुर से इनका संबंध है। और इनकी जो डेथ हुई है 6 जुलाई 2018, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस अमृतलाल बेगड़ जी के बारे में पहला पॉइंट, ये साहित्यकार चित्रकार हैं, इन्हें नर्मदा पुत्र कहा जाता है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। अब इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे सौंदर्य की नदी नर्मदा। कौन सी? सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। 2 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा रिवर ऑफ जॉय, नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी। एक बार वीडियो पॉज करें फिर इसको बोलें। फिर कुछ और भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कुछ अन्य भी किताब लिखी गई है। प्रॉब्लम क्या सर, ये याद नहीं होती, तो मैं जुगाड़ बताता हुआ चलूंगा। एक किताब का नाम है नर्मदा समग्र, इसे किसने लिखा है? अनिल माधव दवे। सर कैसे याद हो? तो आपको बोलना है कि समग्र रूप से दबे हुए हैं। क्या हुए हैं? समग्र रूप से हम पूरी तरह से दब चुके हैं, दबे हैं। तो दबे से आ जाएगा सर अनिल माधव दबे, और समग्र से आ जाएगा नर्मदा समग्र, ठीक है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, और इसके लेखक है पंकज श्रीवास्तव। कैसे याद रहेगा, ध्यान सुनिएगा। जंगल रहे, अगर नर्मदा नदी जंगल में बहेगी तो सर कीचड़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कीचड़ होगा, मड होगा, और कीचड़ को ही पंक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कीचड़ को ही पंक कहते हैं। तो जंगल में नर्मदा बहेगी तो कीचड़ होगा, तो जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे तो कीचड़ पंक, तो पंकज श्रीवास्तव। नर्मदे हर हर नर्मदे, इसके लेखक है सुहास लिमे। कैसे याद हो? तो बघेली में बेटा एक शब्द आता है जिसे कहते हैं सुहाना। सुहाना यानी अच्छा लगना, बहुत सुहाता है, सुहाना यानी अच्छा लगना। आप बोलिए नर्मदे हर हर नर्मदे, कितना सुहाना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुहाता है। नर्मदे हर हर नर्मदे, सुहाता है, सुहास लिमे। नर्मदा परिक्रमा, इसके लेखक है राम प्रसाद पाठक। कीवर्ड बनाइए, पकड़िए राम। राम जी जब वनवास गए थे उन्होंने बहुत परिक्रमा लगाई थी, तो नर्मदा परिक्रमा राम प्रसाद पाठक। नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, क्या? नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, और इसके लेखक है सुश्री भारती ठाकुर। कैसे याद हो कि बेटा भारत को अगर आपको घूमना है ना तो आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी। ध्यान सुनो, भारत को घूमना है तो यात्रा तो करना पड़ेगा। सुश्री भारती ठाकुर, नर्मदा परिक्रमा एक नर्मदा यात्रा, ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा नर्मदा की धारा से शिव कुमार तिवारी और गोविंद प्रसाद मिश्रा। अब ये कैसे याद हो? तो नर्मदा की धारा या नर्मदा नदी के पानी की धारा से आप भगवान शिव और गोविंद का अभिषेक करते हो, उनको नहलाते हो। तो नर्मदा की धारा शिव कुमार तिवारी और गोविंद प्रसाद मिश्र। संस्कृत स्रोत सुनी नर्मदा, और इस बुक के ऑथर है अयोध्या प्रसाद द्विवेदी। कैसे याद करें? तो संस्कृति, संस्कृति कहां पे बेटा? संस्कृति अयोध्या में है। सभ्यता और संस्कृति भगवान राम की नगरी अयोध्या में है। संस्कृत सुनी नर्मदा, अयोध्या प्रसाद द्विवेदी। पानी उतर गया, इसके लेखक एस के तिवारी। तो ऐसे याद करिए कि नर्मदा नदी में बाढ़ आई थी तो एक व्यक्ति है के एस तिवारी, सॉरी एस के नहीं, के एस तिवारी, ये पेड़ पर चले गए। अब के एस तिवारी उतर ही नहीं रहे, हम उनको बोल रहे हैं के एस तिवारी जी उतर आओ,
पानी उतर गया। के.एस. तिवारी जी उतर आइए, पानी उतर गया। ऐसे अगर आप 2 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को। ठीक है, चलिए 1 सेकंड मुझे देंगे, ये कुछ क्वेश्चन है। चलिए फिर ध्यान रखिएगा बेटा कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरुण सोनकिया जी। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण सोनकिया जी। और डॉक्टर अरुण सोनकिया ने क्या किया है, 5 दिसंबर 1982 को, ध्यान से सुनिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया जी के द्वारा सीहोर में एक जिले में एक जगह आता है जिसे कहा जाता है हथनौरा, और हथनौरा से एक मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए। और ये मानव की जो खोपड़ी है आम खोपड़ी नहीं है बेटा, कहा जाता है कि पूरे भारत में ह्यूमन का ओल्डेस्ट एविडेंस है, मानव का प्राचीनतम साक्ष्य है। ये खोपड़ी मिली कहां से मिली? नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नाम की जगह से। कहां हथनौरा? सीहोर में। कब मिला? 5 दिसंबर 1982 में। किसने खोजा? डॉक्टर अरुण सोनकिया जी ने। और इस खोपड़ी यानी जिसकी भी व्यक्ति की खोपड़ी रही होगी, जो भी प्रिमिटिव ह्यूमन रहा होगा, उसे नाम दिया गया पहले नर्मदा मानव। आगे चल इस नर्मदा मानव के लिए साइंटिफिक नेम दिया गया, और आजकल इसका साइंटिफिक नाम है ऑस्ट्रेलियोपैथिकस नरमुंदिस। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियोपैथिकस नरमुंदिस। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर नर्मदा नदी से जुड़ा एक आंदोलन है जिसे कहा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक्चुअली में इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर जो डैम बन रहे थे उनके विरोध में हुआ, क्योंकि जब एक बड़ा डैम बनाया जाता है तो बहुत सारा जंगल डूब जाता है, बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं वो विस्थापित होती हैं, तो इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ 1989 में, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो खंडवा में एक जगह आता है, खंडवा जिले में हरसूद, और इसमें सबसे बड़ी मांग थी कि इंदिरा सागर डैम का विरोध किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि डैम ही मत बनाओ डैम तो उसकी ऊंचाई कम रखो, छोटा डैम बनाओ जिससे बहुत सारे लोग विस्थापित ना हो, बहुत सारा एरिया ना डूबे, और अगर डैम टूटता भी है तो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और इसकी जो प्रमुख नेता थी मेधा पाटेकर। ध्यान रखिएगा, मेघा परमार नहीं, मेघा परमार सीहोर से हैं, जो कि माउंट क्लाइंबर है, पर्वतारोही है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर है। मेधा पाटेकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता थी। अन्य नेता कौन कौन थे? तो मेरे साथ बोलेंगे अनिल पटेल, अरुंधति राय और बाबा आमटे। कौन कौन? अनिल पटेल, अरुंधति राय और बाबा आमटे। ठीक होगी इतनी बातें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। एक समिति है बेटा जिसका नाम है खोसला समिति, और इस खोसला समिति का निर्माण 1964 में 1964 में किया गया था, नर्मदा नदी के जो पानी को लेकर जो राज्यों के बीच में विवाद होता है उसको रोकने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोसला समिति का संबंध किससे है? तो नर्मदा नदी विवाद से। कब इसको फॉर्म किया गया था? 1964 में, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, क्या कहने की जरूरत है नहीं। ये है बेटा भारत के लौह पुरुष और बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विशाल स्टेचू। कहां पे है स्टेचू? ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में बेटा एक जिला है नर्मदा जिला। कौन सा जिला? नर्मदा जिला। और नर्मदा जिले में एक स्थान आता है जिसे केवड़िया कहते हैं, और केवड़िया में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है साधु बेट। ध्यान सुनिएगा, गुजरात, नर्मदा जिला, केवड़िया नाम की जगह, और कौन से द्वीप में? साधु बेट द्वीप में। किसकी मूर्ति? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। चूंकि इन्होंने पूरे देश को एक किया था, रियासतों को एक करके यूनाइट किया था, इसलिए इस मूर्ति को स्टेचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। कितनी ऊंचाई? 182 मीटर। विश्व की सबसे खड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा कहा जाता है। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया उनका नाम है राम वनजी सुतर, और इस विशाल स्टेचू को बनाने वाली जो कंपनी है वो है बेटा लार्सन एंड ट्यूब्रो। इसी तरह कुछ और यूनिटी है, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गई। ठीक है, स्टेचू ऑफ नॉलेज बोलेगा तो ये महाराष्ट्र के लातूर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी बोलेगा सर तो ये हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ वननेस से ओंकारेश्वर में बनाई जा रही है, शंकराचार्य की 108 प्रतिमा। क्यों बनाई जा रही है ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 ऊंची प्रतिमा? कहा जाता है कि शंकराचार्य को ज्ञान ओंकारेश्वर में ही प्राप्त हुआ था, और शंकराचार्य की गुफाएं भी कहां पे हैं? ओंकारेश्वर में। इस स्टेचू का नाम क्या दिया जाएगा? स्टेचू ऑफ वननेस। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहां पे है? ये है बेंगलोर में, और किसकी मूर्ति है? कैंपगोड़ा जी की मूर्ति है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखा होगा बेटा, ये वाला, ये है यूएसए के न्यूयॉर्क में, और आप लोगों ने कई मूवी में ये वाली स्टेचू तो देखी होगी। इसे कहते हैं क्राइस्ट द रिडीमर, और ये ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर में। तो ये है क्राइस्ट रिडीमर, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये स्टेचू ऑफ नॉलेज, ये स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ये है स्टेचू ऑफ इक्वालिटी संत रामानुजाचार्य की। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए अब एक मछली है जिसे कहा जाता है टॉर प्यूटीटोरा। ये नर्मदा नदी में सबसे अधिक पाई जाती थी, महासीर प्रजाति की मछली है। 2011 में मध्य प्रदेश
सरकार ने इसे स्टेट फिश का दर्जा दिया था। 2012 में IUCN द्वारा इसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, विलुप्त कर प्रजाति घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसकी कुछ संख्या में ये अभी बची हुई है जिनका संरक्षण खंडवा जिले के बड़वाह में किया जा रहा है। इस नदी, चूंकि ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, यही कारण है इसे टाइगर ऑफ नर्मदा, नर्मदा नदी का बाघ कहा जाता है। किस मछली को? महासीर प्रजाति की मछली को। साइंटिफिक नेम है टॉर प्यूटी टॉरा। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी में बहुत सारी परियोजना भी संचालित है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जो कि नर्मदा और उसकी सहायक बरगी के संगम पर बना है। यही कारण है कि रानी अवंतीबाई सागर को बरगी डैम भी कहा जाता है। यहां से 90 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा आता है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ये इंदिरा सागर प्रोजेक्ट खंडवा जिले के बड़वाह के पुनासा नाम की जगह पर है और इस परियोजना की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर या मध्य प्रदेश में किसी भी नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा डैम है। 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाती है और 125 मेगावाट की 8 टरबाइन है। इसके बैक वाटर को इंदिरा सरोवर कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील इंदिरा सरोवर है और इस इंदिरा सरोवर के बैक वाटर में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी देखने को मिलते हैं, जैसे हनवंतिया टापू जहां पे जल महोत्सव मनाया जाता है वर्ष 2016-17 से, मध्य प्रदेश का गोवा। बोरिया माल टापू भी इंदिरा सरोवर के बैक वाटर में है और संत सिंगाजी टापू भी इंदिरा सरोवर के बैक वाटर में। ये पॉइंट ध्यान से अच्छे से रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला परियोजना आता है ओंकारेश्वर परियोजना। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये खंडवा जिले के मानधाता गांव में है। बिल्कुल, मानधाता ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम भी है और वर्तमान में भी एक मानधाता गांव देखने को मिलता है। कुल लंबाई, कुल ऊंचाई कितनी है डैम की आप लोग को याद नहीं रखना, कितनी डैम की ऊंचाई याद रखते बैठोगे फिर इसका विद्युत उत्पादन क्षमता आपको जरूर ध्यान रखना है कि कितनी बिजली पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 520 मेगावाट और यहां से 65 मेगावाट की, बेटा ध्यान रखिएगा, कुल 8 यूनिट है। 65 मेगावाट की कितनी टरबाइन है? 8 यूनिट है। कुल कितना सिंचित क्षेत्र है? 1.43 लाख हेक्टेयर। आप चाहो तो छोड़ दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होता है वो बिल्कुल मत भूलना। अब ओंकारेश्वर परियोजना का जो बैक वाटर है वहां पे इस प्रकार की कुछ तैरते हुए फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे और ये देश का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पार्क होगा, जहां से लगभग 600 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। और इसी डैम के पास ही ध्यान रखिएगा एक स्टेचू बनाई जा रही है जिसे कहा जा रहा है स्टेचू ऑफ वननेस। 108 फीट ऊंची प्रतिमा होगी शंकराचार्य की। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इस ओंकारेश्वर डैम के बैक वाटर में एक टापू है जिसे कहा जाता है सैलानी द्वीप। तो सैलानी द्वीप ओंकारेश्वर डैम के बैक वाटर में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं और हमारी अगली परियोजना आती है सर महेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना? महेश्वर। और महेश्वर परियोजना में बस इतना ध्यान रखिएगा कि खरगोन जिले में है, 400 मेगावाट बिजली बनाई जाती है। अगला परियोजना आता है सरदार सरोवर परियोजना। सबसे पहला सरदार सरोवर परियोजना कहां पे है? गुजरात के भरूच जिले में है और कहां पे है? ये केवड़िया गांव में बनी हुई है। फिर इसका निर्माण 5 अप्रैल 1961 से शुरू हुआ था। इसका जो शिलान्यास है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। काम पूरा 17 सितंबर 2017 में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये बांध की ऊंचाई कितनी है? 138.6 मीटर। और ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। मध्य प्रदेश का भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा डैम अगर बोले तो टेहरी डैम, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है और दूसरा सबसे ऊंचा डैम है सरदार सरोवर। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, डैम अलग अलग प्रकार के होते हैं, कंक्रीट डैम, ग्रेविटी डैम। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है ग्रैंड कूली डैम जो कि यूएसए में है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1462 मेगावाट है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान के रख के चलना है। इस परियोजना को निर्माण, ये जो परियोजना है सरदार सरोवर, इसमें 4 राज्यों ने पैसा लगाया है। 4 राज्यों की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। सर 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो 3 जहां से नर्मदा नदी गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और एक चौथा राजस्थान ने भी इसमें पैसा लगाया। तो ध्यान रखिएगा 4 राज्यों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और इन 4 राज्यों में जो सबसे ज्यादा शेयर है, लगभग 57% का शेयर ये मध्य प्रदेश का है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखें चलेगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर जितने भी मध्य प्रदेश में डैम परियोजना है तो उस परियोजना की देखरेख के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसको कहते हैं नर्मदा रिवर वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, नर्मदा नदी घाटी
घाटी विकास विकास प्राधिकरण कब स्थापना की गई थी? 9 अगस्त 1985 को। मुख्यालय कहां पे है? भोपाल में। और उद्देश्य क्या है? नर्मदा नदी घाटी विकास परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वयन करने हेतु उसको जांच पड़ताल करने हेतु। फिर एक और ट्राइब्यूनल गठन किया गया था, क्योंकि नर्मदा नदी 3 नदियों से बह रही है, 3 राज्यों से बह रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो तीनों राज्यों में नर्मदा नदी के पानी को लेकर आए दिन डिस्प्यूट होता है। तो उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए एक अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है एक प्रकार का कोर्ट, एक ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है जिसका नाम है नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण। 6 अक्टूबर 1969 का गठन किया गया था। इतनी बातें क्लियर होगी आप सभी को। इस तरह बेटा नर्मदा नदी से जितने भी क्वेश्चन है, आई होप अगर आप 2x मोड पर लगाकर इसे 2-3 बार सुन लेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगी। नर्मदा नदी को बेटा मैंने डिटेल में इत्मीनान से पढ़ाया है। लगभग 3 घंटे हम लोगों ने नर्मदा नदी को दिए हैं। डेली लाइव क्लास होती है 9 PM पर फोर्स MPPSC की यूट्यूब चैनल पर। इसको आपको 2x में लगाकर बस 3-4 बार सुन लीजिएगा दोनों पार्ट को, इतने में आपका काम चल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्विक रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।